डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं पीयूष कुमार त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल SCS EDU पॉइंट पर। आज मैं आपके सामने बोर्ड एग्जाम कैप्सूल श्रृंखला का अगला क्लास लेकर हाजिर हूं, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे ECS अर्थात इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसे आप लोग प्यार से विद्युत रासायनिक श्रेणी भी बोलते हैं। तो चलिए बिना देर किए हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग को मालूम ही होगा कि ये विद्युत रासायनिक श्रेणी आपकी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से कम आपको 3 से 4 नंबर मिल जाते हैं, ठीक है ना। ये बात को आप ज़रूर ध्यान में रख लीजिए। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ना मत भूलिएगा और इसको ज़रूर पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा और आप विद्युत रासायनिक श्रेणी के मास्टर बन जाएंगे, जिससे आपको इसमें आने वाले सवालों में कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पूरी विद्युत रासायनिक श्रेणी जो है, उसके बाद उसके गुणों की हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए देखना शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू हो जाइए। सबसे पहले आप लोग देखिए इसको, विद्युत रासायनिक श्रेणी को। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, तो सबसे पहले आप बोलेंगे इसमें कि धातुओं को उनके, या तत्व भी बोल सकते हैं। यहाँ पे नॉर्मली ये विद्युत रासायनिक श्रेणी धातु की ही बनाई गई है, परंतु होती है अधातु की भी है। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो आप क्या बोलेंगे, धातुओं को उनके मानक अपचयन विभवों के, मानक अपचयन विभवों के घटते क्रम में, ध्यान दीजिएगा, मानक अपचयन विभवों के घटते क्रम में, घट रहे हैं जी, घटते क्रम में। लेकिन अगर माइनस वाला लेकर बोला जाएगा तो उसको हम बोलेंगे बढ़ते क्रम में। तो मानक अपचयन विभवों के घटते या बढ़ते, दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं, सही होगा। तो यहाँ पे आप चिन्ह को साथ लेके चलिए, क्योंकि आप सिंबल दिखा रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो सिंबल आप दिखा रहे हैं, इसलिए आप चिन्ह को लेकर चलिए, तो आप बढ़ते क्रम में लिख लीजिएगा। तो धातुओं को उनके मानक अपचयन विभवों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है, उसे ही हम सक्रियता श्रेणी या विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। ये बात को आप जरूर ध्यान में रखिएगा, सक्रियता श्रेणी या विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। इसी को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, शॉर्ट फॉर्म ECS बोला जाता है, जो मैं सारे सॉल्व पेपर में यूज करता आ रहा हूँ, ECS, ठीक है ना। ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो चलिए फटाफट बिना देर किए हुए हम लोग इस सक्रियता श्रेणी को एक बार देख लेते हैं। और आपका एक काम होगा, जैसे ही मैं यहाँ पे बोलता जा रहा हूँ, आप एक काम करिएगा। क्या करेंगे आप लोग कि आप एक पेज ले लीजिएगा, पूरा पेज, और ऊपर लिख लीजिएगा विद्युत रासायनिक श्रेणी अर्थात ECS। अब बीच में सारे तत्वों को लाइन से लिखते जाइए, इधर जगह छोड़ दीजिए, इधर जगह छोड़ दीजिए। अभी मैं बताऊंगा आपको उसमें करना क्या है, ठीक है ना। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए तो आप लोग शुरू करिए, पेज निकालिए और मेरे साथ लिखते चलिए। बीच में आप लोग लिखेंगे, सबसे पहले नंबर पे आएगा लिथियम, तो आप बीच में यहाँ पे Li लिख दीजिएगा, Li। फिर आएगा पोटेशियम, K लिख दीजिएगा, फिर लिख दीजिएगा Ba। ऐसे लाइन से लिखते चलिए मेरे साथ। मैं अब स्लाइड हटाता चल रहा हूँ, आप इसमें देखते और लिखते चलिए। तो देखिए, पहले आप लिखेंगे Li, फिर लिखेंगे K, फिर लिखेंगे Ba, जिसे आप बेरियम भी बोलते हैं, Sr स्ट्रॉन्सियम, Ca कैल्शियम, Na सोडियम, Mg मैग्नीशियम, Al एल्यूमिनियम, मैग्नीज Mn जिंक, Zn Cr क्रोमियम, Fe आयरन, Cd कैडमियम, Co कोबाल्ट, Ni निकिल, Sn टिन, Pb लेड। फिर उसके बाद हाइड्रोजन आयन आ गया, जिसे आप हाइड्रोजन बोलेंगे। फिर Cu कॉपर, Hg मरकरी, Ag सिल्वर, Pt प्लेटिनम और Au गोल्ड। आशा करता हूँ आपने इसको लिख लिया होगा, और आपने इसको लिखना एकदम बीच में, दोनों तरफ आपके पेज पे जगह छोटी होनी चाहिए, ठीक है। ये बात को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो अब जो आपकी जगह छूटी है, हम उसमें क्या क्या बातें लिखने वाले हैं मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए आप लोग, जैसे कि मैं आपको बोर्ड पे लेके चलता हूँ और वहाँ पे आपको अच्छे से दिखेगा। एक बार आप इस श्रेणी को देख लीजिए, फिर से आप अपना मिलान कर लीजिए कि आपने क्या क्या लिखा है। मैं इस स्लाइड को धीरे धीरे ऊपर ले जा रहा हूँ और आप अपना मिलान कर लीजिए कि आपने क्या क्या लिखा हुआ है।
हो गया, लिख लिया आपने। तो चलिए अब हम बोर्ड पे चलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ आप लोगों ने अपनी कॉपी में कुछ इस तरह से बीच में सक्रियता श्रेणी को लिख लिया होगा। मैं कुछ तत्वों को लिख देता हूँ जिससे आपको आराम से पता चल जाए कि क्या क्या आपको लिखना है और क्या नहीं लिखना है। ठीक है, चलिए। तो आपने कुछ तत्वों को इस तरह से लिख लिया है, सभी तत्वों को आपने लिखा होगा। मैं इसमें से कुछ को लिखता हूँ और बगल में आपको दिखाता हूँ कि आपको करना क्या है। ठीक है, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो मेरी स्लाइड में यहाँ तक आ रहा है, इसलिए मैंने यहाँ तक लिख दिया है। अब आपको क्या करना है, देखिए आप पहले एक लाइन यहाँ पर ऐसे खींच दीजिए और उस पर तीर लगा दीजिएगा नीचे की ओर, मतलब आप इसमें ऊपर से नीचे जा रहे हैं। इसके बगल में आप यहाँ पे लिख दीजिएगा ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, मतलब यहाँ पर जो भी बातें लिखी जाएंगी वो सब ऊपर से नीचे होंगी। कहाँ से कहाँ होंगी जी, ऊपर से नीचे होंगी। ये बात को आपको ध्यान में रख लेना है। ठीक है, तो चलिए देखा जाए हम लोग क्या लिखना चाहते हैं इसमें। तो सबसे पहला नंबर, आप इसमें अपनी कॉपी को टेढ़ा करिएगा और इस तरह से आप लिखना प्रारंभ करिएगा। मैं बोल रहा हूँ आप लिखेंगे। तो सबसे पहला आप लोग लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, सक्रियता का घटता क्रम, सक्रियता का घटता क्रम, सक्रियता का घटता क्रम, सक्रियता का घटता क्रम लिख लिया आपने। उसके बाद आप दूसरा नंबर इसके नीचे लिखिएगा, उसी में अगल बगल करके लिखते जाइए, इसी तीर की साइड में लिखना जिस साइड में लिख रहा हूँ। सक्रियता का घटता क्रम हो गया। उसके बाद आप नीचे लिखेंगे ई नॉट आर पी, ई नॉट आर पी जो आपके ऊपर लिखा गया था वहाँ पे मानक अपचयन विभव में, ई नॉट आर पी का बढ़ता क्रम, चिन्ह के साथ ध्यान दीजिएगा, चिन्ह के साथ कोष्ठक में लिख सकते हैं आप लोग, क्या, चिन्ह के साथ, चिन्ह के साथ। थोड़ा सा मेरी राइटिंग रद्द है इसीलिए थोड़ा आप लोग समझ लीजिएगा। ई नॉट आर पी का बढ़ता क्रम किसके साथ, चिन्ह के साथ। उसके बाद इधर आप लिखेंगे दूसरा नंबर ई नॉट ओ पी का घटता क्रम, ई नॉट ओ पी का घटता क्रम, मतलब जब भी आप ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो ई नॉट ओ पी घटती है, ये भी चिन्ह के साथ ही है तो इसके भी कोष्ठक में आप लोग चिन्ह के साथ लिख सकते हैं। और ई नॉट आर पी जो आपका है वो बढ़ता क्रम हो जाता है चिन्ह के साथ, और जो आपका सक्रियता का घटता क्रम है वो तो रहेगा ही कि ऊपर वाला अधिक सक्रिय होगा, नीचे वाला कम सक्रिय होगा। ठीक है ना, ये बात को आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। तो इतना आपने लिख लिया। उसके बाद और चौथा नंबर आप लोग लिखेंगे, यहाँ पे 4 नंबर लिखेंगे आप लोग। 4 नंबर में आप लिखेंगे अपचायक क्षमता का घटता क्रम, अपचायक क्षमता का घटता क्रम, इसी श्रेणी के बगल में लिख लीजिएगा अपचायक क्षमता का घटता क्रम। हो गया ना। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, देखिए मैं इसको हटा रहा हूँ एक बार, अभी इधर साइड में ही लिखना, आपको ऊपर से नीचे ही लिखना है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब इधर साइड में ही आप लिखेंगे अपचायक क्षमता का घटता क्रम आपने लिख लिया। फिर लिखिए ऑक्सीकारक क्षमता का बढ़ता क्रम, ऑक्सीकारक क्षमता का बढ़ता क्रम, ऑक्सीकारक क्षमता का बढ़ता क्रम, ऑक्सीकारक क्षमता का बढ़ता क्रम। हो गया ना, ये चीज़ आपने लिख लिया। मतलब अगर आप ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होता है, उसकी सक्रियता घटती है, अपचायक क्षमता घटती है और ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ती है। ठीक है, ये बात को आपको ध्यान में रख लेना है। उसके बाद आप क्या करेंगे आगे, उसके बाद अभी और कुछ आप लिखना चाहें तो और लिख सकते हैं, नीचे लिख सकते हैं और इसी में एक बढ़ा सकते हैं पॉइंट, 5वां नंबर ऑक्साइडों के अस्थायित्व का घटता क्रम, ऑक्साइडों के अस्थायित्व का घटता क्रम, ये लिख लीजिएगा ऑक्साइडों के अस्थायित्व का घटता क्रम। ये सभी अभी ऊपर से नीचे जाने पर हैं, आपको इनको याद रखना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, अगर याद नहीं रखेंगे तो फंस जाएंगे। उसके बाद नीचे और आप लिख सकते हैं, नीचे क्या लिखेंगे, धन विद्युतीय लक्षण का घटता क्रम, धन विद्युतीय लक्षण का
घटता क्रम, ये भी आप लिखिएगा, धन विद्युतीय लक्षण का घटता क्रम, घटता क्रम। आप ऊपर से नीचे जाएंगे तो आपको इतने क्रम मिलेंगे, हो जाएगा ना। तो इतनी बातें आपने लिख लिया होगा, मैं आशा करता हूँ। उसके बाद अब हम दूसरी स्लाइड पे चलेंगे, दूसरी साइड में। अब हम इस साइड में आएंगे, तो इस साइड में देखिए क्या करेंगे हम लोग। आपने इतना पढ़ लिया है, जितना आपने पढ़ा है सब ऊपर से नीचे है। अगर जब भी आपको नीचे से ऊपर पूछेगा तो आप क्या करेंगे, इस क्रम को उल्टा बोल देंगे। जितना भी लिखा है आप इसको क्या कर देंगे, उल्टा बोल देंगे, ठीक है। ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो चलिए अब दूसरी साइड में आप लोग आ जाइए। अब दूसरी साइड में आपको क्या लिखना है मैं बताता हूँ, देखिएगा। दूसरी साइड में आप लोग यहाँ पे ऐसे लिथियम से लेके जाइए तीर और बना लीजिए सोडियम तक, लिथियम से सोडियम तक। और कॉपी को अपने बेड़ा करके आप लिखिएगा इसी तीर के जस्ट ऊपर, इसी के जस्ट ऊपर लिखिएगा। बोले लिखेंगे आप लोग, ठंडे जल से, ठंडे जल से क्रिया करके, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठंडे जल से क्रिया करके, ठंडे जल से क्रिया करके H2 मुक्त करना, H2 मुक्त करना व हाइड्रोक्साइड बनाना। क्या बनाना, हाइड्रोक्साइड, ये जरूर ध्यान में रखिएगा, हाइड्रोक्साइड बनाना, हाइड्रोक्साइड। कौन कौन, लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रांसियम, कैल्शियम और सोडियम, ये लोग ऐसा काम करते हैं। फिर उसी के नीचे आप मैग्नीशियम से बना लीजिए Fe तक, मैग्नीशियम से Fe तक। इसको लिखिएगा गर्म जल, गर्म या उबलता हुआ जल लिख सकते हैं, से क्रिया करके, से क्रिया करके, गर्म जल से क्रिया करके H2 मुक्त करना, H2 मुक्त करना व क्या बनाना, ऑक्साइड बनाना। क्या बनाना जी, ऑक्साइड बनाना, हो जाएगा, ऑक्साइड बनाना। ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद अब इतना तो आपने लिख लिया होगा, ऐसे इस तरह से आपको इस स्लाइड में लिखना है, मतलब इधर आगे की जगह छुट्टी होनी चाहिए। ये हो गया आपका 2। उसके बाद आप देखिए इसी साइड में आप बनाइएगा, ये Li से लेकर इस H2 के ऊपर तक, H2 से ऊपर तक, इसी श्रेणी को एक पेज पढ़ेंगे आपको पूरा तैयार हो जाएगा। इसलिए मैं सब कुछ आपको इसी में लिखवा दे रहा हूँ, कहीं और नहीं ले जा रहा हूँ आपको, ध्यान दीजिएगा। चलिए तो इसमें आप लिखिएगा, क्या लिखिएगा, तनु अम्लों से, तनु अम्लों से क्रिया करके, क्रिया करके H2 मुक्त करना, H2 मुक्त करना। मतलब ये जो आपके हाइड्रोजन से ऊपर वाले लोग हैं, तनु अम्लों से अगर क्रिया करा दिया जाए तो H2 मुक्त करते हैं। जैसे मैं एक रिएक्शन लिख के आपको दिखाता हूँ, ये लिखा है आपके सामने, H2SO4 एक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल जिसे आप बोलते हैं। और अगर मैं इसकी क्रिया करा देता हूँ सोडियम से, किससे, सोडियम से, तो ये जो है H2 को यहाँ से भगा देता है और अपने खुद बना लेता है Na2SO4, और H2 को भगा देता है तो वो हाइड्रोजन जो आपका है वो H2 बना के गैस के रूप में बाहर निकल जाता है, ये इस तरह से, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, गैस के रूप में आपका बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो इस तरह से, तो Na की जगह आप H2 से ऊपर वाला कुछ भी रख देंगे, रिएक्शन यही होगा। ये बात को ध्यान में रखिएगा, H2 सब लोग मुक्त करेंगे। तो आपसे सवाल पूछा जाता है कौन H2 मुक्त करता है, ठीक है ना। इतना आपको इस सारणी में लिख लेना है। अब हम लोग चलते हैं कि अगर इससे आपको सवाल पूछा गया तो आप क्या करेंगे। तो जरा मैं इस बात को बता देता हूँ आपको, सवाल इस पे आपसे कैसे पूछा जा सकता है। मैं यहाँ पे कुछ लोगों को लेता हूँ और उसके बाद आपको इस पे दिए क्या गए हैं। मान लीजिए आपसे कहा गया कि 4 तत्व हैं, कितने तत्व हैं, 4 तत्व हैं, जिनके E0 Rp क्रमशः, जिनके E0 Rp क्रमशः, ये आपका पहला वाले का दे दिया, ये आपका दूसरा वाले का दे दिया, उसके बाद ये आपका तीसरा वाले का दे दिया, और ये आपका चौथे वाले का दे दिया। तो 4 तत्व हैं, इनका E0 Rp, ये क्या दिया गया है आपको, E0 Rp। तो E0 Rp आप क्या जानते हैं, जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, बस इतना याद कर लें कि E0 Rp का मतलब होता है मानक अपचयन विभव। E0 Rp का मतलब होता है मानक अपचयन विभव, ठीक है। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा।
ई नॉट आर पी का होता है मानक अपचयन विभव। ये बात को ध्यान में रखिए आप। तो मैंने कहा कि ई नॉट आर पी आपको 4 तत्वों के दिए गए हैं। 4 तत्व कौन कौन से थे आपके? ये नंबर 1 था, नहीं उल्टा बोला ना मैंने, नंबर 1 कौन सा था? नंबर 1 आपका ये वाला था, ये था नंबर 1, ये आपका नंबर 2 वाले का था, ये आपका नंबर 3 वाले का था, और ये आपका नंबर 4 वाले का था। हो जाएगा ना? तो 4 नंबर आपने देख लिया इस तरह से। अब मैंने कहा कि इनको सक्रियता के घटते क्रम में लिखिएगा, इनको सक्रियता के घटते क्रम में लिखिएगा। तो सबसे पहले आप इस ई नॉट आर पी को एक क्रम में निर्धारित कर दीजिएगा। एक क्रम में निर्धारित करने का मतलब चाहे बढ़ते क्रम में चाहे घटते क्रम में, चाहे बढ़ते क्रम में चाहे घटते क्रम में। तो मैंने आपको जितनी स्लाइड लिखवाई हैं वो सब ऊपर से नीचे लिखवाई थी, ऊपर से नीचे लिखवाई थी। तो जब मैं आपको ऊपर से नीचे बोल रहा था तो पहला नंबर मैंने क्या बोला आपको? पहला नंबर मैंने बोला सक्रियता का घटता क्रम, सक्रियता का घटता क्रम। ठीक है, तो सक्रियता का घटता क्रम जब आपने देखा तो कब देखा? ऊपर से नीचे। तो आपको सक्रियता का घटता क्रम ही तो पूछा गया है, तो आप ऊपर से नीचे ही देख लीजिए कि ई नॉट आर पी में क्या परिवर्तन हो रहा था। तो आप पाएंगे कि ऊपर से नीचे जो ई नॉट आर पी है वो घटता क्रम है, नहीं सॉरी बढ़ता क्रम है। कौन सा क्रम है? बढ़ता क्रम। किसके साथ? चिन्ह के साथ। तो आपने देखा कि सक्रियता का जब आपको घटता क्रम लिखना है तो ई नॉट आर पी का आपको बढ़ता क्रम लिखना पड़ रहा है। क्या लिखना पड़ रहा है? बढ़ता क्रम लिखना पड़ रहा है। हो जाएगा ना? तो क्या हुआ, जब भी आपको सक्रियता का घटता क्रम लिखने को कहा जाए तो आप ई नॉट आर पी का बढ़ता क्रम लिख दीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो ई नॉट आर पी का बढ़ता क्रम लिखेंगे तो सबसे पहले नंबर पे कौन आएगा? ये 3.04 वाला आएगा, -3.04। फिर उसके बाद आपका आएगा, उल्टा चिन्ह लगेगा यहाँ पे ना, उल्टा चिन्ह लगेगा, 3.04। फिर ये आपका दूसरा नंबर पे कौन आएगा? -2.92। फिर आपका तीसरे नंबर पे आएगा 2.71 वाला, और उसके बाद आपका चौथे नंबर पे आएगा -2.37। तो 3.04 किसका है? लिथियम का है। लिथियम के बाद आपका पोटेशियम का था, पोटेशियम के बाद ये वाला आपका सोडियम का था, और सोडियम के बाद आपका किसका था? मैग्नीशियम का था। तो पहले आपका लिथियम आ गया, पोटेशियम आ गया, सोडियम आ गया, मैग्नीशियम आ गया। ये हो गया आपका सक्रियता का घटता क्रम, सक्रियता का घटता क्रम। तो आपको इधर से इधर लगाना पड़ेगा घटते क्रम में। और अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैं कौन सा चिन्ह लगाऊं तो बस बीच में कॉमा लगा दिया करिए, बीच में कॉमा लगा दिया करिए। ठीक है, अगर यहाँ से आपको नहीं समझ में आया तो मैं फिर आपको बोर्ड पे लेके चलता हूँ और वहाँ से समझाने का प्रयास करता हूँ। चलिए देखिएगा। चलिए यहाँ पर पहले हम लोग कुछ बातें समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज़, जो जो सवाल आपसे पूछा जाएगा मैं उसके बारे में आपको कुछ बातें समझा देता हूँ। आपको सबसे पहली बात आपको पकड़ना है ई नॉट आर पी। क्या पकड़ना है आपको? ई नॉट आर पी, याद रखिएगा। और ई नॉट आर पी हमेशा पकड़ना है चिन्ह के साथ। तो आप कहेंगे कि अच्छा अगर आप ये बताइए कहीं ई नॉट ओ पी हमको सवाल में दिया गया तो, ई नॉट ओ पी दिया है तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले नंबर पे आप ई नॉट आर पी पकड़ेंगे चिन्ह के साथ, ये आप लिख लीजिएगा, गांठ बांध लीजिए। उसके बाद मैंने कहा अगर ई नॉट ओ पी दिया है तो क्या करेंगे? तो चिन्ह बदल कर, तो चिन्ह बदल कर ई नॉट आर पी बना लेंगे, चिन्ह बदल कर ई नॉट आर पी बना लेंगे। याद रख लीजिएगा, चिन्ह बदल कर ई नॉट आर पी बना लेंगे। मतलब अगर आपके पास ई आर पी चाहिए आपको तो आप ई ओ पी का चिन्ह बदल दीजिए। मतलब आपको ई नॉट ओ पी ऐसे दिख रहा है, उसी के सामने बस माइनस चिन्ह लगा दीजिए, आपको ई आर पी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? ई आर पी। जैसे देखिए कि मैं यहाँ पर एक उदाहरण लिखता हूँ कि यदि ई नॉट ओ पी बराबर -0.34, तो मैंने कहा कि ई नॉट आर पी होगा, ध्यान दे लीजिएगा आप लोग, ई नॉट आर पी होगा +0.34। ये बात को ध्यान में रखिएगा, सिंपल। तो आपको जितने भी तत्वों का दिया जाएगा सबसे पहले आप उसका ई नॉट आर पी निकाल लीजिएगा। ये ई नॉट ओ पी का मतलब है मानक ऑक्सीकरण विभव। सवाल में आपके लिखा रहेगा ऑक्सीकरण विभव। क्या लिखा रहेगा? ऑक्सीकरण विभव लिखा रहेगा। तो तुरंत ही आप उसे किस विभव में बदल लेंगे? अपचयन विभव में बदल लेंगे। किस विभव में बदल लेंगे जी? अपचयन विभव में बदल लेंगे। ठीक है, और अब आप यहाँ पे कुछ कोड याद कर लीजिए। जैसे आपका
पहला नंबर कोड रहेगा, पहला नंबर सक्रियता अनुक्रमानुपाती 1/E0 RP, 1/E0 RP मतलब उल्टा संबंध, उल्टा संबंध अर्थात सक्रियता घटेगी तो E0 RP बढ़ेगा, सक्रियता घटेगी तो E0 RP क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर सक्रियता बढ़ेगी, ध्यान दीजिएगा, सक्रियता अगर बढ़ेगी तो E0 RP क्या होगा, घटेगा, E0 RP क्या होगा, घटेगा। तो आप इस तरह से नियम बना लीजिए कि अगर आपको सक्रियता का घटता क्रम पूछा, सक्रियता का घटता क्रम पूछा तो आप E0 RP का बढ़ता क्रम लिख दीजिएगा, सक्रियता का बढ़ता क्रम पूछा तो E0 RP का घटता क्रम लिख दीजिएगा। ये आपको पैटर्न याद कर लेना है कि सक्रियता अनुक्रमानुपाती 1/E0 RP, उल्टा संबंध आप पढ़ लीजिए, आपका पूरा मामला खत्म। अगला रिलेशन आप देख लीजिए, अगला रिलेशन देखेंगे आप, अगला रिलेशन क्या होगा, अपचायक क्षमता, अपचायक क्षमता, अपचायक क्षमता। तो अपचायक क्षमता नीचे जाने क्या हो रही थी, घट रही थी ना, जबकि E0 RP नीचे जाने बढ़ता है, तो 1/E0 RP, इसका भी उल्टा संबंध, इसका भी उल्टा संबंध याद रख लीजिएगा। तीसरा आप लिखेंगे ऑक्सीकारक क्षमता, क्या, ऑक्सीकारक क्षमता, ऑक्सीकारक क्षमता अनुक्रमानुपाती सीधा संबंध E0 RP, सीधा संबंध E0 RP हो जाएगा। ये बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो इतनी बातें आपसे पूछी जा सकती हैं। अब जैसे मैं आपको एक सवाल दिखाता हूँ, जरा देखिएगा, मैं स्लाइड निकालता हूँ और एक सवाल आपके लिए ले आता हूँ। देखिए आप सवाल जो मैंने आपको कल होमवर्क में दिया हुआ था, देखिए ध्यान। तो चलिए देखिए, सवाल आपकी स्क्रीन पर टिमटिमा रहा है। कैसा सवाल है आप देखेंगे ध्यान से, लिखा हुआ है कि 3 तत्व हैं A, B और C। आपको नाम ही नहीं बताया, सबसे पहले तो आप ECS याद कर लेंगे तो फायदे में रहेंगे। नाम आपको बताया ही नहीं और आपके इनके अपचयन विभव दे दिए गए हैं। क्या दे दिए गए हैं जी, अपचयन विभव। और आपको इसकी अपचयन क्षमता का क्रम लिखना है, अपचयन क्षमता। ये अपचयन क्षमता का मतलब है कि इसकी अपचायक क्षमता का आपको क्रम लिखना है, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, आप लोग एक बार अपना दिमाग लगाइए, आप क्या कर, बताइए उत्तर क्या होगा इसका, जल्दी से बोलिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। चलिए मैं समझाता हूँ आपको कि इसका आंसर होगा क्या। देखिए आप ध्यान से, क्या होगा इसका आंसर। सबसे पहले तो आपने देखा यहाँ पे मानक अपचयन विभव दिया गया है और आपसे अपचयन क्षमता, अपचयन क्षमता का मतलब है अपचयन करने की क्षमता, अर्थात जिसे आप अपचायक क्षमता भी बोल सकते हैं, अपचायक क्षमता। तो अभी मैंने आपको ऊपर एक रिलेशन दिखाया कि अपचायक क्षमता, अपचायक क्षमता अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती, ध्यान दीजिएगा, 1/E0 RP। अगर आपसे अपचायक क्षमता का पूछ रहा है तो E0 RP से उसका ये रिलेशन निकलता है। मतलब आपने समझा कि अपचायक क्षमता का रिलेशन E0 RP से उल्टा है, उल्टा। तो अगर आप अपचायक क्षमता का घटता क्रम लिखना चाहते हैं तो आपको E0 RP का बढ़ता क्रम लिख देना होगा। आपका आंसर मिल गया आपको, बस इतना लिख दीजिएगा, इतना सा करना है आपको। अपचायक क्षमता का आपने घटता क्रम लिखा, आपको E0 RP का बढ़ता क्रम लिख देना होगा। तो देखिए यहाँ पर सारे जो सिंबल हैं वो ग्रेटर देन के लगे हुए हैं, मतलब घटते क्रम में लगे हुए हैं। तो यहाँ से उत्तर आपको समझ में आना चाहिए, यहाँ से उत्तर आपको समझ में आना चाहिए कि अपचायक क्षमता का आपसे घटता क्रम पूछ रहा है। कौन सा क्रम पूछ रहा है, घटता क्रम। तो आप आंसर समझने के लिए अपना लिख सकते हैं कि चूंकि अपचायक क्षमता का घटता क्रम पूछ रहा है इसलिए E0 RP का बढ़ता क्रम लिखेंगे। कौन सा क्रम लिखेंगे, बढ़ता क्रम लिखेंगे। तो फटाक से आप E0 RP का बढ़ता क्रम यहाँ लिख लीजिए। अब E0 RP का बढ़ता क्रम, E0 RP का बढ़ता क्रम आप लिख दीजिए। क्या होगा इसका E0 RP का बढ़ता क्रम, बताइए तो। सबसे छोटा इसमें तीनों में कौन सा आपको दिख रहा है, चिन्ह के साथ बोलिएगा।
आपको मालूम होना चाहिए कि ऋण चिन्ह लगने के बाद संख्या जितनी बड़ी दिखती है ना वो उतनी छोटी हो जाती है, क्योंकि माइनस का मतलब होता है उधार। आपके पास उधार जितना ज़्यादा है आप उतने छोटे होते जाएंगे। तो आप बताइए, दो लोग के साथ तो माइनस लगा हुआ है, तो दोनों में छोटा कौन है? जो ज़्यादा बड़ा आपको दिख रहा है, अर्थात ये सबसे छोटा है। तो आप सबसे पहले लिखेंगे -2.54 पहले नंबर पर। फिर आपको दूसरे नंबर पर लिखना है, बढ़ता क्रम आप लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इससे बड़ा कौन सा है? ये वाला, क्योंकि इसके साथ माइनस ही लगा हुआ है। तो -0.50 इसको लिखिएगा, फिर कॉमा लगा के तीसरा आपके पास बचा, आप उसको लिख देंगे 0.68। हो गया ना? तो आपने तो ये लिखा E0OP का बढ़ता क्रम, इसीलिए आपको मिल जाएगा अपचायक क्षमता का घटता क्रम। अपचायक क्षमता का कौन सा क्रम? घटता क्रम आपको मिल जाएगा। कैसे मिलेगा आपको? देखिए, घटता क्रम बोला तो आप ऐसे ऐसे सिंबल लगाते जाएंगे, बढ़ता क्रम बोलेगा तो इस तरह का आप सिंबल लगाते हैं, याद रखिएगा। चलिए आप देखिए इधर, घटता क्रम पूछा तो पहले 2.54 वाला कौन सा है? बीच वाला है ना? बीच वाले में कौन है? बी है, तो पहले आप लिखेंगे बी। फिर आप -0.50 वाले को देखिए, -0.50 वाले को देखिए, कौन है इसमें? ये वाला नंबर सी। तो आप बी के बाद लिख दीजिएगा सी। फिर आपको दिखा कौन? फिर दिखा कौन? तीसरे नंबर पर 0.68 ए। तो आपने लिख दिया बी सी ए, और आपको घटता क्रम लिख रहा है इसलिए ये टाइप का सिंबल लगा दीजिए, जिस ऑप्शन में आएगा यही सही होगा। हो जाएगा? तो आपको मैंने जो पीछे पीछे 4 रिलेशन लिखवाए हैं, आप उसी को पकड़ लीजिए, आपकी पूरी कहानी खत्म हो जाएगी। उल्टा संबंध, सीधा संबंध, बस आपको इतना पकड़ना है। और जब भी अगर आपको यहाँ पे E0OP दे देगा तो तुरंत ही आप इन सबका चिन्ह बदल लीजिएगा, प्लस माइनस कर दीजिएगा, माइनस प्लस कर दीजिएगा, माइनस प्लस कर दीजिएगा, सब के सब आपके E0RP में फिर से बदल जाएंगे। ये तो यहाँ पे E0RP बढ़िया किया है, दे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया। तो आपने क्या देखा कि अगर आपको अपचायक क्षमता का घटता क्रम लिखना है तो E0RP का आपको बढ़ता क्रम लिखना पड़ा, क्योंकि दोनों में उल्टा संबंध है। यहीं अगर ऑक्सी कारक लगा होता, क्या लगा होता? ऑक्सी कारक लगा होता, तो ऑक्सी कारक में आपको क्या लिखना पड़ता? अपचायक क्षमता का घटता क्रम ही लिखना पड़ता, क्योंकि ऑक्सीकारक क्षमता का घटता क्रम पूछता तो अपचायक क्षमता अर्थात E0RP का हम लोग घटता क्रम ही लिखते, क्योंकि दोनों में सीधा संबंध होता है। मैं आपको एक सवाल बोलता हूं और आप उस सवाल को लगाएंगे जल्दी से, उसके बाद मैं इसको, चलिए आप इस सवाल को लिखिए। क्वेश्चन है आपका कि चार तत्वों के E0OP क्रमशः -1.34 कॉमा +0.34 कॉमा +0.80 कॉमा -2.50 हैं। अब ये तत्व कौन कौन से हैं? मान लीजिए मैं इसको नाम दे देता हूँ ए, इसको दे देता हूँ बी, इसको दे देता हूँ सी और इसको दे देता हूँ डी। तो ये हमारे पास हो गए 4 तत्व। तो मैंने आपसे कहा कि इनको ऑक्सीकारक क्षमता के, कौन सी क्षमता के? ऑक्सीकारक क्षमता के घटते क्रम में व्यवस्थित करिए। ऑक्सीकारक क्षमता के घटते क्रम में व्यवस्थित करिए। किस क्रम में? घटते क्रम में। ठीक है, तो अब सबसे पहले आप बात करेंगे कि चूंकि इसका सॉल्यूशन देखिए मैं आपको कैसे बता रहा हूं। सवाल में आपको सारे मान जो दिए गए हैं वो क्या दिए गए हैं? फटाक से बोलिए, E0OP, मेरे साथ बोलते चलिए, E0OP। इसलिए पहले E0RP निकालेंगे, पहले E0RP निकालेंगे। क्या निकालेंगे जी? E0RP निकालेंगे। चलिए तो देखिए, अब आप E0RP निकालेंगे तो सबका चिन्ह बदल दीजिए, आपको E0RP मिल जाएगा। कैसे? देखिए, मैं सबका E0RP यहाँ पे लिख देता हूँ, सबका E0RP मैं लिख देता हूँ, E0RP सबका लिख देता हूँ मैं। पहले इसका है 1.34, चिन्ह बदल देंगे, प्लस हो जाएगा। फिर आपको दिखेगा +0.34, तो आपको इसका भी चिन्ह बदलना पड़ेगा ना, आपको इसका भी चिन्ह बदलना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसका चिन्ह आपको बदलना पड़ेगा। आपको प्लस से क्या कर देना होगा? माइनस कर देना होगा। माइनस हो गया। तीसरा आप लिखेंगे, तीसरा -0.80। फिर चौथा आपको मिलेगा +2.50
जीरो। ये सबका ERP मिल गया और सारे तत्वों का नाम आपको मैं लिख देता हूँ। देखिए ये है आपका A का, फिर ये है आपका B का, फिर ये है आपका C का और ये है किसका, D का। तो अब आइए अपने सवाल पे। आपको कहा ऑक्सीकारक क्षमता का घटता क्रम लिखना है। तो पहले तो आप ऑक्सीकारक क्षमता का E0 RP से रिलेशन पता कर लीजिए। तो ऑक्सीकारक क्षमता का जो E0 RP से रिलेशन है वो है सीधा संबंध। कैसा संबंध है जी, सीधा संबंध। तो आपको E0 RP से सीधा संबंध बोल रहा है और ऑक्सीकारक क्षमता का आपको कौन सा क्रम लिखा है जी, घटता क्रम लिखना है आपको। तो आपको E0 RP का कौन सा क्रम लिख देना है, घटता क्रम लिख देना है। चलिए तो हम फटाक से यहाँ पे तुरंत लिखना शुरू करते हैं। आपका आंसर आ चुका है। अब E0 RP का कौन सा क्रम लिखना है, घटता क्रम आपको लिख देना है। बहुत आसान चीज़, कौन सा क्रम लिखना है आपको, घटता क्रम आपको लिख देना है। तो देखिए पीछे से मिलाइए और लिखिए। चलिए आप बताइए कि E0 RP के घटते क्रम में पहले नंबर पर कौन आएगा, सबसे बड़ा इन चारों में से कौन है। यहाँ से आप देखेंगे चारों में से सबसे बड़ा कौन है, यहाँ पे आप देख के बताएंगे। सबसे बड़ा देखिए ये वाला है +2.50, फिर +1.34, माइनस में देखिए दो लोग हैं तो जो छोटा होता है वो बड़ा दिखेगा, जो बड़ा दिखता है वो छोटा हो जाता है। तो पहले आपको 2.50 लिखना है, फिर 1.34 लिखना है। लिख लेते हैं ज़रा इनको हम लोग, तब पूछते हैं फिर इधर। देखिए पहले आप लिख लीजिएगा +2.50, फिर आपका आएगा +1.34 और फिर आएगा माइनस वाला 0.34 और फिर आपका आएगा माइनस वाला 0.80। ये आपने कौन सा क्रम लिख दिया, घटता क्रम। पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और फिर सबसे छोटा। तो आपको ऑक्सीकारक क्षमता का कौन सा क्रम मिल गया, ऑक्सीकारक क्षमता का आपको कौन सा क्रम मिल गया, ये मिल गया आपको घटता क्रम। कौन सा क्रम मिल गया जी, घटता क्रम मिल गया। कौन होगा पहले इसमें, देखिए ये 2.50 किसका था, जरा मिलान करिए तो पीछे से 2.50 आपका दिख रहा है डी का, ये डी का दिख रहा है। फिर आपको ये दिख रहा है ए का, फिर दिख रहा है बी का, फिर दिख रहा है सी का। तो सबसे पहले आपने लिखना है डी। क्या लिखना है, डी। फिर आपको लिखना है ए, फिर आपको लिखना है ए, फिर आपको लिखना है बी और सबसे लास्ट में आपको लिख देना है सी। कौन सा क्रम आपसे पूछा है, घटता क्रम पूछा है। इसका मतलब ये ऐसे लग जाएगा ये चीज़। तो आपने समझ लिया कि अगर E0 RP का क्रम घटता हुआ पूछा तो आप अगर आपसे ऑक्सीकारक क्षमता का घटता क्रम पूछता है तो आप E0 RP का घटता क्रम लिख दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा DABC। तो आशा करता हूँ आपको ये सवाल अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। आपको यहाँ पर ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप इन्हीं 3 रिलेशन को पढ़ लीजिए, यही 3 आपसे पूछे जाते हैं। सक्रियता का E0 RP से उल्टा संबंध है। अगर सक्रियता का घटता क्रम पूछा तो आपको E0 RP का बढ़ता क्रम लिखना पड़ेगा। ऐसे ही अपचायक क्षमता का जो E0 RP से है उल्टा संबंध है और जो ऑक्सीकारक क्षमता है E0 RP से सीधा संबंध रखती है। इसीलिए जो इसका पूछेगा वही आपको इसका लिख देना है। ये हो गया आपका। फिर कुछ बातें मैंने आपको बताया कि जो मैग्नीशियम से ऊपर की धातुएं हैं अर्थात लिथियम से सोडियम तक की, वो लोग ठंडे जल से क्रिया करती हैं और H2 मुक्त करती हैं। जैसे आप देखेंगे कि मैंने कहा चलो लिथियम की क्रिया ठंडे जल से करा दो, लिथियम की क्रिया ठंडे जल से करा दो, तुरंत ही ये क्या करेगा, अपना हाइड्रोक्साइड LiOH बना देगा और हाइड्रोजन गैस छोड़ देगा। बैलेंस करना आपका काम है। मैंने कहा अगर मैं सोडियम की क्रिया ठंडे जल से करा दूं, सोडियम की क्रिया मैं ठंडे जल से करा दूं, ध्यान दीजिएगा, तो तुरंत ही बन जाएगा NaOH और प्लस H2, प्लस क्या बन जाएगा, H2 बन जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि मैं मैग्नीशियम की क्रिया ठंडे जल से करा रहा हूं, मैं मैग्नीशियम की क्रिया ठंडे जल से करा रहा हूं, तो क्या होगा, इसमें कुछ होगा क्या, इसमें कुछ नहीं होगा। ये बात आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो आपको यहाँ ठंडे की जगह उबलता हुआ जल लेना पड़ेगा। कौन सा जल लेना पड़ेगा, उबलता हुआ जल, जिसे आप गर्म जल बोलेंगे। तो आप पीछे अपनी कॉपी में चेक करिए क्या लिखा आपने कि मैग्नीशियम से लेके Fe तक गर्म जल से क्रिया करते हैं और H2 मुक्त करते हैं तथा अपना ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नहीं बना के अपना क्या बनाएगा, ऑक्साइड बनाएगा। ऐसे ही मैग्नीशियम से लेके Fe तक वाले जो भी होंगे सब ऐसा ही करेंगे।
बाकी जो आपका Fe है वो क्रिया करता है गर्म जल से भी नहीं, वो भाप से क्रिया करता है। किससे क्रिया करता है? भाप से। अर्थात उबलते हुए जल के बाद जो भाप बनती है ना, उससे क्रिया करता है और अपना ऑक्साइड बनाता है FeO और प्लस H2 गैस निकालता है। लेकिन इसने क्रिया किया किससे? भाप से। अब बाकी इसके नीचे आप जैसे लिख दीजिए, इसके नीचे आपको मिलेगा कोबाल्ट निकिल आदि। इसके नीचे आपको मिलेगा कोबाल्ट निकिल आदि। तो मान लीजिए आपने कोबाल्ट का H2O के साथ किया, तो चाहे आप इसको ठंडा करिए, चाहे गर्म करिए, चाहे उबाल दीजिए, चाहे भाप बनाइए, यहाँ पर कोई क्रिया नहीं होगी, यहाँ पर कोई क्रिया नहीं होगी। हो जाएगा ना? ये बात को ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग इसका अगला उपयोग देखते हैं। एक और उपयोग है इसका, देखिए ये वाला आपके लिए इंपॉर्टेंट उपयोग था। क्या है कि धातुओं के द्वारा धातु आयनों का विस्थापन, मतलब कोई भी धातु अपने से नीचे स्थित धातु को उसके आयन के विलयन से विस्थापित कर देगी। मतलब रिएक्शन देखिए, मैंने कहा कि आपने जिंक की क्रिया कराना है CuSO4 से, तो आपको सक्रियता श्रेणी में यहाँ पे दो धातुएं देखने को मिली, एक आपको मिला कॉपर और एक आपको मिला जिंक। तो आप बताइए जिंक ऊपर है कि नीचे? तो जिंक है ऊपर, अपनी सक्रियता श्रेणी में देखते जाइए, और कॉपर है नीचे। तो जिंक तुरंत ही इस कॉपर को हटा देगा, जैसे ही हटाएगा वो बना लेगा अपना ZnSO4 और प्लस कौन अलग हो जाएगा? Cu अलग हो जाएगा। वहीं अगर मैं मान लीजिए ZnSO4 का विलयन लेता हूँ और इस पर लोहे की छड़ डालता हूँ इसमें, तो अब आप बताइए क्या रिएक्शन होने वाला है? Zn है और Fe है, तो Fe कहाँ है बताइए? Fe नीचे है और Zn कहाँ है? ऊपर है। Zn ऊपर है, तो क्या बताइए Fe Zn को हटा पाएगा? नहीं हटा पाएगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा यहाँ पे। आप इस तरह से अपनी बुद्धि को चला सकते हैं। आपसे यहाँ पे एक सवाल पूछा जाता है कि कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में लोहे की कील डालने पर, ध्यान दीजिएगा, कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में लोहे की कील डालने पर विलयन का रंग बदल जाता है, क्यों? तो देखिए हमने ऐसे कहा, कॉपर सल्फेट की विलयन लीजिए और लोहे की कील डाल दीजिए। जो आपका विलयन था यहाँ पे, वो विलयन था नीले कलर का। कैसा था जी? नीला था, नीला। जो आपका विलयन था वो नीला कलर का था। आपने लोहे की कील डाली, तो आप वही लगाइए सक्रियता श्रेणी रूल। बताइए, एक तत्व कॉपर है, एक तत्व आयरन है, कौन नीचे कौन ऊपर? आयरन ऊपर और कॉपर नीचे। आयरन ऊपर और कॉपर नीचे, तो ऊपर वाला नीचे वाले को भगा देगा। उसके बाद आपका बन जाएगा यहाँ पे FeSO4 और हो गया कॉपर अलग, कॉपर अलग। तो ये जो नीला रंग था ना, इसी कॉपर के कारण था, ध्यान दीजिएगा। अगर कॉपर यहाँ से भाग गया हटकर, तो नीला रंग भी खत्म हो जाएगा, इसीलिए कहा जाता है उसका नीला रंग समाप्त हो जाता है। ठीक है, ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा। फिर एक शब्द आता है आपका, एक उपयोग और देख लीजिएगा, एक उपयोग और देख लीजिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है धातुओं के धन विद्युतीय गुण के निर्धारण में। धातुओं का धन विद्युतीय गुण, धन विद्युतीय गुण का मतलब है धनायन बनाने की क्षमता, धनायन बनाने की क्षमता। तो जो धनायन बनाने की क्षमता है वो ऊपर से नीचे जाने पर घटती है, ऊपर से नीचे जाने पर घटती है। तो जो आपने जो श्रेणी लिखी है बीच में, उसके इस साइड में ऊपर से नीचे तीर बनाए हैं ना, वहीं पे एक नीचे नंबर लिख लीजिएगा, पढ़ा लीजिएगा, धन विद्युतीय लक्षण का घटता क्रम, धन विद्युतीय लक्षण का घटता क्रम। हो जाएगा ना? ध्यान में रखिए, धन विद्युतीय लक्षण का घटता क्रम। और मैं यही आपको रिलेशन भी दिखा देता हूँ, धन विद्युतीय लक्षण के घटते क्रम का रिलेशन क्या है। धन विद्युतीय लक्षण के घटते क्रम का रिलेशन E0 RP से क्या है। तो यहाँ आप लिख लीजिए, धन विद्युतीय लक्षण, धन विद्युतीय लक्षण अनुक्रमानुपाती 1/E0 RP, मतलब इसका भी उल्टा संबंध, इसका भी उल्टा संबंध। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो इस चीज़ को भी अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अगर आपको धन विद्युतीय लक्षण का घटता क्रम पूछा गया, तो आपको E0 RP का बढ़ता क्रम लिख देना है। कौन सा क्रम लिख देना है? बढ़ता, जैसा मैंने आपको पीछे एक दो बार करके दिखा दिया है। तो ये हो गया आपका विद्युत रासायनिक श्रेणी और उसका उपयोग और उससे संबंधित सवाल। इतने ही सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं और कोई सवाल नहीं रहेगा। मान लीजिए आप बताइए Cu + H2SO4
होगा कि नहीं। मैं कुछ रिएक्शन लिख रहा हूँ, आप इसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा होगा कि नहीं, ये आपका होमवर्क रहेगा। दूसरा नंबर Zn प्लस CuSO4, इसको मैं रिएक्शन पूरा कर देता हूँ। CuSO4 प्लस H2, आप बताएंगे होगा कि नहीं होगा। इसको मैं लिखता हूँ ZnSO4 प्लस Cu। तीसरा रिएक्शन मैं लिख रहा हूँ Fe प्लस H2O। कैसा है, यहाँ पे ठंडा जल है, ये बनाएगा आपका FeO प्लस H2। केवल आप रिएक्शन नंबर मार्क करके आप आंसर बताएंगे होगा कि नहीं होगा, ये ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए 4 नंबर आप देखिए, Mg प्लस H2O, यहाँ पे है आपका गर्म जल, और ये क्रिया करके बनाएगा MgOH ट्वाइस प्लस H2। आप बताएंगे ये होगा कि नहीं होगा। हो जाएगा। चलिए मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं चेक भी कर लूँगा आपने कौन सा आंसर सही किया कौन सा गलत। 5वें नंबर पे आप लिख लीजिए Na प्लस H2O, तीर के बाद NaOH प्लस H2। 6वां नंबर आप बताएंगे Ag प्लस CuSO4, तीर के बाद AgSO4 Ag2SO4 और प्लस Cu, ये रहेगा आपका। और 7वां नंबर आपके लिए एक सवाल है। 4 तत्व हैं A, B, C और D, इनके E0OP क्रमशः दिए गए हैं। इनके E0OP क्रमशः दिए गए हैं। एक दिया गया है +1.05, एक दिया गया -2.00, एक दिया गया है +1.30 और एक दिया गया है -1.63। इनके E0OP क्रमशः दिए गए हैं। आपको क्या आंसर देना है इसमें? आपको आंसर देना है, ध्यान दीजिएगा, आपको आंसर देना है अपचायक क्षमता, अपचायक क्षमता का घटता क्रम, अपचायक क्षमता का घटता क्रम। आपने अगर इतने का आंसर सही सही दे दिया तो समझ लीजिए आप ईसीएस के मास्टर हो चुके हैं। और आशा करता हूँ कि आप इन सवालों का सही सही आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं पुनः कल की क्लास में एक नए सेट और कुछ नए सवालों के साथ। गुड बाय, टाटा। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, हंसते रहिए और हंसाते रहिए। चलिए।